उसके बाद आप यस सर। उसके बाद आपने जो सीखा वो ये है, दूसरी जो बातें सीखी आपने वो ये सीखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे आता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 होता है। फिर हमने बोला कि अगर कोई सिंगल आइसोलेटेड एटम है तो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन n-1 होगा। और अगर कोई मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट पे है तो लाइमन सीरीज में आ रहा है तो n-1 होगा। अगर वो बामर सीरीज में आ रहा है तो n-2 होगा। और ऐसे ही पास्कल सीरीज के लिए n-3, ब्रैकेट के लिए n-4, फुंड के लिए n-5 और हम्फ्री के लिए n-6 बोला मैंने। फिर मैंने आपको सिखाया कॉमन लाइंस। उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, कॉमन लाइंस। तो ये पूरा हो गया स्पेक्ट्रम की कहानी। जो लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो भी बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, सिखा दिया है। आपका D5 भी क्वेश्चन बन गया और आपके जो पार्ट 2 में D3, D4, D5 था वो भी बन गया। मतलब आपके पूरे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर्स मिल चुके हैं आपको। ठीक है, बोलो, मिल चुके हैं? यस सर। ये बातें समझ यस में सर। आ गई सबको? तो नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट इसी के बाद अगला हेडिंग होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग दोगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो सेक्शन ई के कंसेप्ट क्लियर करेगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इसको लिख लो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे लिखना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, यहाँ पे लिखिएगा आइंस्टाइन जो होता, आइंस्टीन जो थे वो लाइट को दोनों बिहेवियर शो करने की बात कर रहे थे कि लाइट बिहेव एज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ओके, तो यहाँ पे आप ये लिखोगे आइंस्टीन हैड सजेस्टेड दैट, आइंस्टीन हैड सजेस्टेड दैट, आइंस्टीन हैड suggested that Einstein had suggested that light behave as wave as well as particle. Light behave as wave as well as particle. ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये सजेस्ट किया था कि लाइट ड्वेल नेचर शो करता है। तो इट इज अ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इट इज ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है। इट इज ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। बोलो ये ठीक है क्या? लाइट का क्या होगा, ड्वेल नेचर होगा। इट इज अ ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? तो ये आइंस्टीन की जो बातें कही गई थी उसी तरह से डी ब्रोगली ने 1928 में डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक ड्वेल नेचर शो कर सकता है। जिस तरह से लाइट ड्वेल नेचर शो करता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी ड्वेल नेचर शो कर सकता है। तो डी ब्रोगली सजेस्टेड that electron behave like as wave, as well as particle, it means dual nature of electron, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, dual nature होगा। de Broglie suggested that electron behave like as a wave as well as particle, so it is a dual nature of electron। ये बातें समझ में आई? अब ये बात आया कि अगर ये ड्वेल नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर शो कर रहा है, तो कुछ समय के बाद आफ्टर कुछ सम टाइम डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि इवन एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल और कोई भी अदर पार्टिकल जो मोशन करता है उसमें ड्वेल नेचर होता है। तो आफ्टर सम टाइम, यहाँ लिखिएगा कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम डी ब्रोगली, ठीक है बेटा, बोलते रहो थोड़ा सा। हेलो, यस सर। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा आफ्टर सम टाइम डी ब्रोगली सजेस्टेड डी ब्रोगली
After some time, de Broglie suggested that electron, even electron, atom, or electron, atom, proton, and other behave like as wave as well as particle. तो इसमें बोला गया इट इज अ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। जो भी पार्टिकल मोशन में होता है उसमें ड्वेल नेचर होता है। जैसे आप चलते हो तो आप में भी ड्वेल नेचर होता है, हम चलते हैं तो ड्वेल नेचर होता है। लेकिन किसी किसी में वेव नेचर डोमिनेंट होता है तो वेव नेचर दिखता है, किसी में पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है तो पार्टिकल नेचर दिखता है। लेकिन होता ड्वेल नेचर सब में है। हर एक वो पार्टिकल जो मोशन करता है, जैसे आप मोशन करते हो तो आप में भी एक ड्वेल नेचर होता है। इवन जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे कोई ह्यूमन बॉडी है, वो सब में ड्वेल नेचर होता है। बट ये बात ये आती है कि जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा वेव नेचर नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम लोगों का मास बहुत ज़्यादा होता है। हम लोगों का मास ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों में वेव नेचर नहीं दिखता है। लेकिन वही आप इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर डोमिनेट होता है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखता है और हम लोगों का पार्टिकल नेचर दिखता है। लेकिन उन्होंने जब बारीकियों से इन चीज़ों को समझा और देखा तो उन्होंने ये देखा कि हर वो एक चीज़ जो मोशन कर रहा होता है उसमें ड्वेल नेचर होता है। वो पार्टिकल नेचर से भी चल सकता है और वेव नेचर से भी चल सकता है। जैसे लाइक एज अ लाइट में भी ड्वेल नेचर है, इलेक्ट्रॉन में भी ड्वेल नेचर है। तो अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी है, उन सभी में एक ड्वेल नेचर है। उन सभी में एक ड्वेल नेचर है। उनमें वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन किसी टाइम पे हम ड्वेल नेचर नहीं देख पाते हैं। किसी का हम पार्टिकल नेचर डोमिनेंट देखते हैं, किसी का हम वेव नेचर डोमिनेंट देखते हैं। साइमल्टेनियसली हम दोनों चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। कि जैसे मान लो आप में वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन एक मैक्सिमम चीज़ें क्या दिख रही है आपको? पार्टिकल नेचर। नेक्ट आई से क्या दिख रहा है? पार्टिकल नेचर। लेकिन अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करोगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपका वेव नेचर भी दिखाई देगा। तो यही बात उन्होंने बोला कि de Broglie इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन एंड अदर behave like as wave as well as particle is a dual nature of matter। मैटर को पूरा इन्होंने ड्वेल नेचर समझाया। फिर अब इन्होंने आगे की बात करी, इसके फॉर्मूलाज की बात थी जो de Broglie वेवलेंथ के नाम से समझा जाएगा। जो de Broglie वेवलेंथ के नाम से समझा जाता है वो ये है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट की एनर्जी क्या होती है? आइंस्टीन के अनुसार लाइट की एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लाइट की एनर्जी क्या होती है? तो आप कहते हो E इक्वल टू जो होता है वो mc स्क्वायर होता है। ये लाइट की एनर्जी होती है। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, क्योंकि भाई अगर दोनों नेचर है तो दोनों एनर्जी सेम होगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अगर आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जानेंगे तो यहाँ पे भी E क्या होता है? hc/λ होता है। यहाँ पे E क्या होता है? hc/λ। तो दोनों लाइट की ही एनर्जी है, एक mc स्क्वायर, एक जो है वो वेव नेचर की एनर्जी है, तो एक पार्टिकल नेचर की एनर्जी है। E इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू hc/λ। लेकिन है दोनों एनर्जी तो लाइट की ही है। दोनों एनर्जी किसकी है? लाइट की ही है। तो क्या ये दोनों एनर्जी बराबर हो सकता है? यस, क्योंकि लाइट की ही दोनों एनर्जी है। लाइट एक वेव नेचर से mc स्क्वायर आता है तो पार्टिकल नेचर से hc/λ आता है। तो है तो दोनों लाइट की एनर्जी, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? hc/λ होगा। इसलिए यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो h/m इंटू सी आएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? h/m इंटू सी आएगा। लैम्डा इक्वल टू होगा h/m इंटू सी होगा। लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू सी होगा। और यही लैम्डा जो है वो लाइट के लिए लिखा गया है। तो अगर मैं किसी अदर के लिए लिखना चाहूंगा
इस सी को क्या रिप्लेस कर दो, वी से रिप्लेस कर दो, ये मैटर के लिए वेवलेंथ हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। यही है फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और जो v है वो कोई भी स्पीड है किसी भी पार्टिकल का, v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है। जो c था वो सिर्फ लाइट के लिए बोली गई थी, लेकिन इन्होंने तो बोला कि ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर होगा, तो c को रिप्लेस कर दिया v से, जिससे क्या हो गया, ये ड्वेल नेचर ऑफ मैटर हो गया, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा। ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h बाई m इंटू वी, मास इंटू स्पीड। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है जहाँ पे मास स्पीड दिया रहता है और बोलता है बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई m इंटू वी। वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। h बाई m इंटू सी आ रहा था, तो c को v से रिप्लेस कर दिए। क्यों रिप्लेस कर दिए, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर बोला है। वो जो आ रहा है वो लाइट के लिए आ रहा है, तो सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि जितने संसार में जितने भी पार्टिकल हैं जो मोशन कर रहे हैं उनमें दोनों ही नेचर होता है। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सी को रिप्लेस कैसे कर देंगे, v से रिप्लेस कर देंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h बाई एम इंटू वी होगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, h बाई एम इंटू वी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, सर, ये जब इन्होंने सब प्रूफ कर दिया था हाँ, तो सर फिर इसको हाइपोथेसिस क्यों बोला गया, थ्योरी क्यों नहीं? डी ब्रॉगली ये प्रूफ, देखो कुछ चीजें हाइपोथेसिस इसलिए भी है, हाइपोथेसिस का कहानी इसलिए बोली जाती है, तो आपने जैसा ही पूछा है क्वेश्चन से, ये इन्होंने प्रूफ किया जरूर था कि लेमडा इक्वल टू h बाई एम इंटू वी होगा, ये बात प्रूफ थी, लेकिन ये थ्योरेटिकली बहुत प्रूफ नहीं हुआ था। क्यों कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिसमें ड्वेल नेचर नहीं दिख रहा था, तो वो दिखेगा तभी तो वो चीजें बोली जाएगी ना। तो ये हाइपोथेसिस इसलिए बोला गया कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही कैसा रहा, तो इसे एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना था ये, और प्रूव भी किया गया था, ऐसा नहीं था नहीं प्रूव किया गया था, लेकिन कुछ में डोमिनेंट जैसे हुआ पार्टिकल नेचर, कुछ में डोमिनेंट हुआ वेव नेचर, तो इसके बेसिस पे आप पूरी तरह से ड्वेल नेचर की बोला जा रहा था, वो एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही बोला जा रहा था, हाइपोथेसिस संभावना के बेसिस पे बोला जा रहा था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ये चीजें थी कि नहीं, आपका जैसे आप एक हैवी मास पार्टिकल में वेव नेचर एकदम बहुत नेग्लेक्ट की तरह होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जब घूमता है तो सिर्फ वेव नेचर ही दिखाई देता है, पार्टिकल नेचर दिखाई नहीं देता। वो एजम्पशंस है वहां पे कि ये पार्टिकल नेचर भी करेगा, थोड़ा बहुत का पार्टिकल नेचर लिया हुआ है, बहुत थोड़े बहुत को लिया हुआ है, इसलिए पूरी तरह से प्रूफ नहीं है, इसलिए हाइपोथेसिस का नाम दिया जा रहा है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ही बोलते हैं, पूरा प्रूफ नहीं है, मतलब 100% ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उसमें वेव नेचर दिख रहा हो। जैसे आप चलते हो, आपका वेव नेचर बहुत आसानी से दिखेगा नहीं, तो आपका वेव नेचर है नहीं, तो ऐसा पार्टिकल नेचर है, तो डोमिनेंट के बेसिस पे ये चीजें हाइपोथेटिकल बोली गई, ये एजम्पशन ले लिया गया कि थोड़ा सा उसका वेव नेचर है तो उसको हमने कंसिडर कर लिया है, ऐसा ऐसा वाला है, एजम्पशन है वहां पे, क्योंकि लाइट के बिहेव को देखकर इन्होंने उसके बिहेवियर को जोड़ दिया है, तो ये हाइपोथेसिस, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा h बाई एम इंटू वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये आपको लेना है। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे आता है, ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या ऐसे पूछा जाएगा अ बॉल ऑफ मास, अ बॉल ऑफ मास, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, 100 ग्राम, moving with speed, moving with speed, moving with speed 20 meter per second, then find de Broglie wavelength, then find de Broglie wavelength, lambda को कैलकुलेट करना है। बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड,
देन फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। एक बॉल 100 ग्राम मास का है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? सर 3.218 into 10 to the power minus 34 मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे? h बाई मास इंटू स्पीड, ये लगेगा क्या? यस सर। तो का ये आंसर आ रहा है। यस सर। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई mv, लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34। मास 100 ग्राम है तो उसको किस में बदलना पड़ेगा? 100 ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर में क्या लिखा है? जूल लिखा है ना, ये जूल सेकेंड है, तो नीचे भी यूनिट किस में रखना पड़ेगा? SI यूनिट में रखना होगा। तो 100 ग्राम को 100/1000 करना पड़ेगा, और स्पीड की जगह पे क्या लिखना होगा? स्पीड की जगह पे 20 मीटर पर सेकंड लिखना होगा। तो लैम्डा क्या आएगा? 6.626 10 पावर माइनस 34, और ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 20, यही आएगा। तो लैम्डा यहाँ से क्या आएगा? 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 और डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा आएगा 3.313 इंटू 10 पावर माइनस 34, और ये मीटर में आएगा, यूनिट मीटर आएगा। देखो ये लैम्डा कितना बहुत कम है। देखो आप इस लैम्डा को अगर देखने से यही पता चलता है कि इसमें वेव नेचर नहीं दिख पाएगा। क्यों नहीं दिख पाएगा? क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा है। देखो 10 की पावर माइनस 34 मीटर है, ये बहुत छोटा नंबर है। इस छोटे नंबर पे आप क्या ये वेवलेंथ पे आप उसका वेव नेचर देख पाओगे? ये वेवलेंथ तो एंगस्ट्रॉम के रेंज से बहुत नीचे है। एंगस्ट्रॉम नहीं है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इन सब के रेंज से बहुत छोटा है। तो क्या इस बॉल का आप वेव नेचर देख पाओगे? तो ये थोड़ा एजम्पशन ही तो है, यहाँ पे इसका भी वेव नेचर होगा। ये देख रहे हो, ये इतना कम आ रहा है लैम्डा। इतना कम लैम्डा क्या शो करता है? इतना कम लैम्डा ये शो करता है कि आपको वेव नेचर नहीं दिख पाएगा। ये 10 के पावर माइनस 30 माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी नहीं दिख पाएगा। अब इतने छोटा नंबर वाला कोई अगर आपके पास स्केल होगा तब शायद आप देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का नंबर कितना आ रहा है? 10 के पावर माइनस 34। 10 के पावर कितना आ रहा है? माइनस 34 आ रहा है। तो इसलिए इसका डोमिनेंट पार्ट कौन है? पार्टिकल नेचर विल डोमिनेंट। यहाँ पे डोमिनेंट पार्ट कौन है? पार्टिकल नेचर विल डोमिनेंट। पार्टिकल नेचर क्या होगा? इसका डोमिनेंट होगा। ये बातें समझ में आई क्या? आज का क्लास यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास इसी के आगे। अभी आप सेक्शन ई नहीं बनाना है आपको, अभी सेक्शन ई नहीं बनाना है आपको, अभी सेक्शन ई नहीं बनाना है आपको। समझ में आ गया बात? सेक्शन यस सर। आप बनाइएगा इसके बाद, मतलब अगले लेक्चर के बाद। अगले लेक्चर के बाद सेक्शन ई पूरा बना लेंगे आप। तो नेक्स्ट क्लास सर बात करते हैं। हाँ बोलो। सर DU वाला स्ट्रक्चर बना दीजिए। डी वाला स्ट्रक्चर तो बनाया था ना एक दिन। सर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा चलो, अब नेक्स्ट एक क्लास। बार और बना दीजिए। अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बना देंगे, या तुमको भेज देंगे हम। ठीक, तुम्हें भेज देंगे याद से। ठीक है, बड़ा करके भेज ठीक है देंगे, सर। ठीक है ना? बड़ा करके भेज देंगे तो फिर बनाना तुम, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा, यस, थैंक यू सर। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.